Good morning to all you awesome people. I welcome you all on our YouTube channel JPSC Simplified. Let's crack JPSC. दोस्तों हम पेपर 2 के जो सिलेबस हैं प्रीलिम्स का वो तो कंप्लीट कर ही रहे हैं, लेकिन मैंने एक नई सीरीज चालू करने का मन बनाया है जिसमें हम पेपर 1 के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको भी धीरे धीरे कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इकोनॉमी का पोर्शन जो है वो कंप्लीट करेंगे। क्या है कि जो इकोनॉमी जो है वो थोड़ी टेक्निकल सब्जेक्ट है, लोगों को थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लगता है और हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जाम में ये इकोनॉमी के जो कंसेप्ट्स हैं उनका एक अच्छा खासा वेटेज है। तो हम धीरे धीरे इस जर्नी को इकोनॉमी के साथ बिगिन करते हैं और धीरे धीरे जो है सारे सब्जेक्ट्स को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी की सीरीज। सबसे जो पहला इंफॉर्मेशन हमको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो हैं वो एडम स्मिथ जी को कहा जाता है। देखिए जो स्लाइड्स है ना वो प्रिपेयर करने में मुझे थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है क्योंकि उतना टाइम मैं नहीं दे पा रहा हूँ। इसीलिए जो मेरे नोट्स हैं मैं उनके थ्रू ही आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैंने अच्छे से इनको स्कैन किया है। आप 360p पे इसको देखने की कोशिश कीजिए और देखने से ज़्यादा मुझे सुनने की कोशिश कीजिए। अगर आप अच्छे से सुनेंगे तो आपको अपने आप ही सारे कंसेप्ट समझ में आएंगे। ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है ये हमारे एडम स्मिथ जी हैं और इन्होंने जो अपना इकोनॉमी का जो सेंटर स्टेज रखा था वो रिसोर्सेस को रखा था। अब रिसोर्सेस जो हैं वो अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं। जैसे एक क्लासिफिकेशन है स्कार्स और एबंडेंट रिसोर्सेस का, दूसरा क्लासिफिकेशन है नेचुरल एंड मैन मेड रिसोर्सेस का और तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी रिसोर्सेस का। उसके बाद रिसोर्सेस को हम एबंडेंट और स्कार्स में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। एबंडेंट रिसोर्सेस का मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेज जो कि ग्रेटेस्ट वैल्यू इन यूज होते हैं एंड नो वैल्यू इन एक्सचेंज होते हैं। मतलब कि जो रिसोर्सेज एबंडेंट होते हैं उनका यूज वैल्यू तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन एक्सचेंज वैल्यू जो है वो बहुत कम होता है क्योंकि वो इतने ज्यादा अमाउंट में अवेलेबल होते हैं कि उनका जो वैल्यू हो जाता है एक्सचेंज का वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, और स्कार्स रिसोर्सेज क्या होते हैं कि उनका जो वैल्यू ऑफ एक्सचेंज होता है वो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उनका वैल्यू इन यूज जो है वो ना के बराबर होता है। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि देखिए रिसोर्सेज बहुत स्कार्स हैं, तो क्या होगा कि लोगों के पास वो बहुत कम होगा, तो रिसोर्सेज का जो दाम होगा वो बहुत ज्यादा होगा, इसीलिए उसकी जो वैल्यू होगी एक्सचेंज में वो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन यूज वैल्यू बहुत कम होगी। भाई जब वो स्कार्स है तो लोगों के पास होगा ही नहीं, तो उसकी यूज वैल्यू बहुत कम ही होगी। ठीक है, तो एबंडेंट रिसोर्सेस और स्कार्स रिसोर्सेस क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया। साथ साथ बाकी जो तीन हमने क्लासिफिकेशन देखे वो भी मैं होप करता हूं कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, अब जो अगला कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। आपको पता ही होगा कि टोटल 4 फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के। एक होता है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल और चौथा है एंटरप्रेन्योर। लैंड जो है it is based to establish production unit, transportation and sometimes the source of raw material। ठीक है, labor he or she contributes her might physically and mentally। Capital is used to purchase mineral and material, and entrepreneur he brings all the factors of production and produce what best can be produced। समझ में आया आपको? तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं और उनका क्या क्या यूजेज होता है। अब जो इकोनॉमी होती है वो जनरली दो ग्रुप में क्लासिफाई की जाती है। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स
और एक होता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो स्पेसिफिक एरिया ऑफ इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है या डील करता है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो इकोनॉमी ऑफ नेशन एज अ होल के साथ डील करता है। समझ में आया? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बहुत ही स्पेसिफिक और छोटा सा कंसेप्ट है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पूरे नेशन की इकोनॉमी को एज अ होल जो है वो कंसीडर करता है। ठीक है, अब जो है अगला कंसेप्ट हमारा होगा नेशनल इनकम का। तो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 1 ईयर, इसी को हम नेशनल इनकम बोलते हैं। ये क्या मदद करता है? तो ये हमको ग्रोथ ऑफ द कंट्री को डिटरमाइन करने में मदद करता है। समझ में आया इतना? अब नेशनल इनकम को मेजर करने के बहुत से अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, जिसमें जीडीपी आता है, जीएनपी आता है, एनएनपी आता है, एनडीपी आता है, पर्सनल इनकम आता है, डिस्पोजेबल इनकम आता है। तो इन कंसेप्ट्स को अब हम धीरे धीरे देखेंगे। तो नेशनल इनकम्स तो हमको मैंने आपको बताया ही कि टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 1 ईयर। ठीक है, और ये हमको क्या डिटरमाइन करने में मदद करता है? तो ग्रोथ ऑफ द कंट्री या प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री को डिटरमाइन करने में मदद करता है। अब नेशनल इनकम को मेजर करने का जो पहला इंडिकेटर है वो है जीडीपी और द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आइए एक बार हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। जीडीपी is the total value of all the goods and services produced in the country during a given period of time, usually 1 year. It includes resident citizens plus foreign nationals who reside within the geographical boundary. तो जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये क्या होता है कि हमारे जो कंट्री का बाउंड्री है उसके अंदर एक साल में जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका मेजर होता है जीडीपी। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो रेसिडेंट सिटीजन्स प्लस जो फॉरेन नेशनल्स जो हमारे इस ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर रेसाइड कर रहे हैं उनके द्वारा जो भी प्रोड्यूस किया जा रहा है उसको कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो ये एक ज्योग्राफिकल फेनोमिना होता है जीडीपी। ठीक है, समझ में आया? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जीडीपी जो होता है एक साल में ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया के अंदर जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है बाय आवर ओन सिटीजन्स एंड फॉरेन नेशनल्स जो हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में काम कर रहे हैं उनका टोटल लिया जाता है। ठीक है, जीडीपी जो होता है उसको हम अगर फॉर्मूले से देखना चाहें तो वो होता है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, that is total quantity of final goods and services produced in the country into price of the final goods and services। ठीक है, तो जीडीपी को हम ऐसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो होप करता हूं कि आपको जीडीपी का कंसेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। अब हम अपने अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है जीएनपी या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब जीएनपी का डेफिनेशन देखते हैं। इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री is included when income of foreign nationals who reside within the geographical boundary of the country is excluded। तो जीएनपी क्या होता है कि जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक पर्टिकुलर ईयर में प्रोड्यूस किया जाता है बाय द रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट सिटीजन ऑफ अ
कंट्री, मतलब हमारे देशवासी जो हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री में रह रहे हैं और हमारे देशवासी जो भारत के बाहर रह रहे हैं, दोनों के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन होता है उसको जीएनपी में लिया जाता है। इसमें जो फॉरेन नेशनल्स हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर काम कर रहे हैं, उनके द्वारा जो फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसको एक्सक्लूड किया जाता है। ठीक है, इसीलिए नाम दिया गया है नेशनल, है ना, क्योंकि इसमें नेशनलिटी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम जीएनपी और जीडीपी में रिलेशन देखें तो जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड होता है। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कितना होता है? जो हमारे नेशनल्स फॉरेन में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका वैल्यू माइनस जो फॉरेनर्स इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में जो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको माइनस कर दिया जाता है और जीडीपी में इसको ऐड कर दिया जाता है। अगर जो हमारे नेशनल्स बाहर रह रहे हैं उनके द्वारा जो प्रोड्यूस का जो वैल्यू होगा अगर वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द फॉरेनर्स जो इंडिया के ज्योग्राफिकल बाउंड्री में काम कर रहे हैं, तो जो हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा वो पॉजिटिव होगा, तो जीएनपी जो है फिर वो जीडीपी से ज्यादा आ जाएगी। और अगर जो फॉरेनर्स इंडिया में काम कर रहे हैं उनके द्वारा जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हमारे जो इंडियंस हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, तो जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा वो नेगेटिव होगा और फिर हमारा जो जीएनपी है वो जीडीपी के मुकाबले कम हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको, होप करता हूं मैं। ठीक है, और नहीं अगर आता है तो आप फिर से इसको सुनिएगा, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत ही इजी शब्दों में बताने का कोशिश किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला कंसेप्ट है वो है नेट नेशनल प्रोडक्ट का। नेट नेशनल प्रोडक्ट बहुत ही आसान कंसेप्ट होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जीएनपी है उसमें से हम डेप्रीसिएशन को माइनस कर देते हैं। अब डेप्रीसिएशन क्या होता है? डेप्रीसिएशन जो है वो वियर एंड टीयर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, अब इसमें भी देखिए एनएनपी जो होता है वो हम दो तरीके से निकालते हैं, एक फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं और एक मार्केट प्राइस पे निकालते हैं। जब हम मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो उसमें हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करते हैं और सब्सिडीज को एक्सक्लूड कर देते हैं। और फैक्टर कॉस्ट की बात करेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम एक्सक्लूड करेंगे और सब्सिडीज को इंक्लूड करेंगे। तो फैक्टर कॉस्ट का बेसिक सा मतलब होता है कि जब वो फैक्ट्री से निकल रहा है तो उस समय उसमें टोटल कितना लागत आया वो हम मेजर करते हैं फैक्टर कॉस्ट में। ठीक है, और मार्केट प्राइस में अगर हम देखें तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करते हैं और सब्सिडीज को घटा देते हैं। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, is equal to net national product at market price minus indirect taxes plus सब्सिडी। ठीक है, तो ये मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ आपको एनएनपी क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये जो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है ना, इसी को हम नेशनल इस इनकम के लिए बेस्ट टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। अब नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए हमने देखा कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी बहुत सारे कंसेप्ट हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा कंसेप्ट है वो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना हो और जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमको पता हो तो उसमें हम क्या करेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे और सब्सिडीज को जोड़ देंगे, तो हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम अपने अगले कंसेप्ट पे चलते हैं जो कि है पर्सनल इनकम का। तो पर्सनल इनकम इज द सम ऑफ ऑल द इनकम रिसीव्ड बाय द एंटायर पीपल ऑफ द कंट्री इन वन ईयर। ठीक है,
और पर्सनल इनकम जो होता है ये नेशनल इनकम प्लस नेट ट्रांसफर पेमेंट्स के बराबर होता है। और एक और कंसेप्ट आता है वो है डिस्पोजेबल इनकम का। उसमें हम क्या करते हैं कि पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर लेते हैं, तो हमारा डिस्पोजेबल इनकम आप टर्मिनोलॉजी से ही समझ रहे होंगे कि खर्च करने वाला इनकम। तो जो हमको जो टोटल इनकम मिला उसमें से हम डायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे तो हमको डिस्पोजेबल इनकम मिल जाएगा। ठीक है। अब ये जितने भी कंसेप्ट हमने पढ़े अगर उसको हम एक वेन डायग्राम से दिखाना चाहें तो देखिए, जो जीएनपी एट मार्केट प्राइस होता है ये सबसे बड़ा सर्कल होगा, उसके अंदर एनएनपी एट मार्केट प्राइस आएगा, उसके भी अंदर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आएगा, उसके अंदर पर्सनल इनकम आएगा और उसके अंदर डिस्पोजेबल इनकम आएगा। तो सबसे बड़ा जीएनपी एट मार्केट प्राइस है और सबसे छोटा डिस्पोजेबल इनकम होगा। ठीक है, तो वेन डायग्राम के माध्यम से अगर आपको समझाना हो तो आप ऐसे इसको समझा सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें बेस ईयर का कंसेप्ट पढ़ना है। बेस ईयर क्या होता है? तो बेस ईयर बेसिकली एक रेफरेंस ईयर होता है जिसके बेसिस पे हम प्राइस कैलकुलेट करते हैं। और जब हम बेस ईयर के बेसिस पे प्राइस को कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम कांस्टेंट प्राइस बोलते हैं या उसको हम रियल इनकम बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस जो है वो हम कैसे मेजर करेंगे? तो टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर इनटू प्राइस ऑफ द बेस ईयर। यहाँ पे ये पर्टिकुलर ईयर का मतलब होता है कि जिस भी ईयर के लिए आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं 2020 के लिए कांस्टेंट प्राइस पे नेशनल इनकम निकालना चाहता हूं, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि 2020 में जो टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है इनटू प्राइस ऑफ द बेस ईयर। मतलब अगर हमारा बेस ईयर जो है 2011 है तो 2011 में उन गुड्स का क्या प्राइस रहा होगा उसको हम लेते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, तब हमारा नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस फॉर 2020 निकल के आता है। और हम ये क्यों कैलकुलेट करते हैं? तो हम इसको कैलकुलेट करने से हमको ये चेक करने में इजी होता है कि आखिर नेशनल इनकम जो है कितना बढ़ा है या वो बढ़ा भी है या नहीं बढ़ा है। तो नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस का कंसेप्ट मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। और दूसरा है नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस। तो जब हम बेस ईयर जो कि हमारा रेफरेंस ईयर होगा उसके बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे तो वो कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। और जब हम आज की डेट में जो प्राइस प्रेवलेंट है उसके बेसिस पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो करेंट प्राइस पे कैलकुलेटेड कहलाता है। तो नेशनल इनकम एट करेंट प्राइस जो होगा वो होगा टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ पर्टिकुलर ईयर इनटू प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। और यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर ईयर होगा वो करंट ईयर हो जाएगा। ठीक है। अब जो अगला कंसेप्ट है वो है जीडीपी डिफ्लेटर का। जीडीपी डिफ्लेटर बेसिकली हमको महंगाई दैट इज इन्फ्लेशन को मेजर करने में मदद करता है। तो ये होता क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है ये नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 होता है। नॉमिनल जीडीपी का मतलब हो गया जो करंट प्राइस पे हम जीडीपी मेजर करेंगे और रियल जीडीपी का मतलब हो गया जो हम बेस ईयर के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे इनटू 100। समझ में आया? तो ये हो गया आपका जीडीपी डिफ्लेटर। अब एक और कंसेप्ट है नेशनल इनकम ग्रोथ का। तो नेशनल इनकम ग्रोथ एट करंट प्राइस जो है वो होता है नेशनल इनकम दिस ईयर एट करंट प्राइस माइनस नेशनल इनकम प्रीवियस ईयर एट करंट प्राइस
डिवाइडेड बाय नेशनल इनकम प्रीवियस ईयर एट करंट प्राइस इनटू 100। तो ग्रोथ तो आप समझते ही हैं, ग्रोथ अगर हमको मेजर करना होता है तो हम किसी रेफरेंस ईयर के बेसिस पे ही ग्रोथ बता सकते हैं ना। तो क्या होगा कि अगर हमको मेजर करना है कि करंट प्राइस पे कितना ग्रोथ हुआ है, तो आज जो रेट प्रेवलेंट है माइनस कल जो रेट प्रेवलेंट था डिवाइडेड बाय कल जो रेट प्रेवलेंट था इनटू 100 होगा। समझ रहे हैं ना आप? तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि नेशनल इनकम ग्रोथ एट करंट प्राइस। ठीक है, होप करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरे द्वारा जो कंसेप्ट समझाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, अब हम या मेथड ऑफ मेजरिंग द नेशनल इनकम। तो देखिए बेसिकली हम तीन मेथड का यूज करते हैं। एक होता है आपका प्रोडक्ट मेथड, जिसको हम आउटपुट मेथड भी बोलते हैं या वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा होता है इनकम मेथड और तीसरा होता है एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन मेथड। ठीक है, हर एक मेथड का अलग अलग सेक्टर्स में सूटेबिलिटी होता है। जैसे कि अगर हम बात करें जो आपका प्रोडक्ट मेथड है, तो वो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में नेशनल इनकम को मेजर करने में मददगार होता है। बट सर्विस सेक्टर में तो प्रोडक्ट मेथड का यूज नहीं किया जा सकता, उसके लिए सबसे बेस्ट जो टूल होता है वो इनकम मेथड का होता है। ठीक है, अब एक कंसेप्ट आप जानिए ग्रॉस वैल्यू एडेड का, दैट इज जीवीए। तो जीवीए जो होता है वो डिफरेंस बिटवीन आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। ठीक है, जो फाइनल वैल्यू आया उसमें से जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा उसको हम माइनस कर देते हैं तो ग्रॉस वैल्यू एडेड निकल के आ जाता है। ग्रॉस वैल्यू एडेड बेसिकली हमको ये बताता है कि आखिर एक्चुअल में वैल्यू एडिशन कितना हुआ है। ठीक है, जब भी हम कोई चीज बनाते हैं तो उसमें हम बहुत सारे इंटरमीडिएट चीजों का यूज करते हैं। ठीक है, तो उन इंटरमीडिएट चीजों का भी तो खर्चा लगा होगा ना उस फाइनल गुड्स को बनाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, इन जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं इनके वैल्यू को हम टोटल वैल्यू में से कम कर देते हैं, तब हमको पता चलता है कि एक्चुअल में जो वैल्यू एडिशन हुआ है वो कितना हुआ है। तो ये है जीवीए का कंसेप्ट। ठीक है, अगर हमको जीडीपी और जीवीए में रिलेशन देखना हो तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है वो जीवीए प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी के बराबर होता है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जीडीपी है, उसको इनकम मेथड के बेसिस पे मेजर करके दिखाया गया है ना। जीडीपी को अगर हमको इनकम मेथड से मेजर करना हो तो क्या करेंगे हम, ये बेसिकली क्या है कि जितना भी इनकम सोर्स होगा ना सबको हम ऐड कर देंगे, तो उससे हमको टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा आपका कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो आपको अगर ऐसे तो इस तरह के क्वेश्चंस कम ही चांस होते हैं कि आपको पूछेगा, बट अगर पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन मेथड में जीडीपी का ये फॉर्मूला होता है, इनकम मेथड में ये फॉर्मूला होता है और प्रोडक्ट मेथड में जीडीपी को हम जीवीए के रिलेटिव मेजर करते हैं। ठीक है, और उसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, होप करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब एक कंसेप्ट है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो का। इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो हमको ये बताता है कि अगर हमको एक पर्टिकुलर ग्रोथ रेट को अचीव करना है उसके लिए हमको कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना होगा। ठीक है, तो ग्रोथ रेट जो होता है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अपॉन इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है। बस आप इतना जान के रखिए, इसके बारे में हमको ज्यादा डिटेल जानने का जरूरत नहीं है। उसी तरीके से अगर हमको ग्रोथ रेट पता हो और आईसीओआर पता हो और कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा ये निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ रेट इनटू आईसीओआर। ठीक है, तो आज के लिए जो है हम इतना ही रखते हैं।
मुझे लगता है कि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर ये अनइंटरेस्टिंग हो जाएगा और आपको समझने में भी डिफ़िकल्टी होगी। अगले लेक्चर में हम आईआईपी और परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स से चालू करेंगे। तो आज हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। होप करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा होगा तो थम्स अप बटन दबाइएगा और बहुत ही अच्छा लगा होगा और मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हैं इस सीरीज़ में और बाकी भी वीडियोज़ जो मैं पब्लिश करता हूँ वो आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और अच्छे लेक्चर्स के साथ आगे आऊँ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू।